गुड आफ्टरनून, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं अमित सिंह, आप देख रहे हैं आफ्टरनून प्राइम टाइम। मेरे साथ बात अमेरिका ईरान जंग की। दुनिया की तेल सप्लाई वाली सबसे बड़ी नस यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका ने अब तक की सबसे बड़ी और खूंखार दादागिरी दिखाई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक अकेले फैसले ने पश्चिम एशिया को बारूद के ढेर पर बिठा दिया है। ट्रंप ने साफ और सीधे शब्दों में कह दिया कि समंदर के सबसे संवेदनशील रास्ते पर सिर्फ और सिर्फ इंटरनेशनल कानून चलेगा। जी हां, किसी देश की बपौती नहीं। ईरान और ओमान ने मिलकर पर्दे के पीछे जो खेल रचने की कोशिश की, उसे ट्रंप ने तख्ता पलट की तरह मटियामेट कर दिया है। ट्रंप ने ओमान को सीधे शब्दों में उड़ा देने की धमकी दी है और कुछ ही घंटों के भीतर अमेरिकी सेना ने ईरान के सबसे अहम बंदरगाह बंदर अब्बास पर भीषण हवाई हमला किया है। बम धमाकों से ईरान का तटीय यानी कोस्टल इलाका दहल उठा है। ट्रंप ने सिर्फ ईरान या ओमान को नहीं बल्कि मॉस्को से लेकर बीजिंग तक यानी रूस और चीन को भी एक दो टूक चेतावनी दे दी है कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को कहीं भी ले जाने की हिमाकत कोई ना करे। यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि सीधे युद्ध का ऐलान है। अगर इस रास्ते से तेल की सप्लाई रुकी तो पूरी दुनिया की इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था तबाह और बर्बाद हो जाएगी। लेकिन ट्रंप इस वक्त महायुद्ध के मूड में है, क्योंकि सवाल सिर्फ तेल का नहीं, सवाल ताकत का है। क्योंकि हॉर्मुज वही रास्ता है जहां से दुनिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। अगर यहां टकराव बढ़ा तो असर एशिया से यूरोप और अमेरिका तक महसूस होगा, यानी पश्चिम एशिया में तनाव अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच जाएगा। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार जंग के तमाम मसलों पर विश्लेषण करेंगे। एक खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले ओमान को ट्रंप की नई धमकी क्या मिली है उसके बारे में आपको बता दें। क्या अमेरिका का बयान है, ग्राफिक के जरिए आपको वो समझाते हैं, उसके बाद हम पैनल की तरफ जाएंगे। जी हां, ये देखिए, ओमान को ट्रंप की नई धमकी मिली। हॉर्मुज रूट अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र है, हम इसकी निगरानी करेंगे। यानी हॉर्मुज स्ट्रेट को अमेरिका ने बोला कि हम फ्री नहीं करेंगे। ईरान पहले दिन से कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट फ्री करिए, हमको दीजिए। दूसरा, हॉर्मुज रूट पर किसी एक देश का कब्जा नहीं हो सकता। वो इंटरनेशनल एक तरह से मैरीटाइम रास्ता है जहां से दुनिया भर की ऑयल, गैस और तमाम क्रूशियल चीजों की सप्लाई होती है, तो वो किसी एक देश का नहीं हो सकता। तीसरी बात जो ट्रंप साहब ने कही है, दुनिया के सभी जहाजों को हॉर्मुज से गुजरने की आजादी होगी और वही कायदा, वही कानून भी है इंटरनेशनल सी रूट का। जी हां, चौथी बड़ी बात जो ट्रंप ने कही है, ओमान को भी बाकी देशों की तरह व्यवहार करना होगा, नहीं तो उसे उड़ा देंगे। यानी ओमान भी, आपको याद होगा कि ओमान और ईरान मिलकर यहां पर टोल टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे थे तमाम वेसल से जो आने वाले हैं, लेकिन अमेरिका ने वहां भी धमका दिया है। जी हां, पांचवी बड़ी बात, ईरान हॉर्मुज पर कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। ये बात पहले दिन से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, अमेरिका कह रहा है। छठवीं बड़ी बात जो ट्रंप ने कही है, ईरान को लगा था कि अमेरिका को इंतजार कराकर वो थका देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। और अब देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को फ्री करने की मांग लगातार ईरान कर रहा था, अमेरिका ने साफ कह दिया कि आपकी मोनोपोली वहां नहीं चलने देंगे। सातवीं बड़ी बात, ईरान के पास समझौता करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। ट्रंप साहब ये धमका रहे हैं कि देयर इज ओनली वे कि आप समझौता कर लीजिए, अग्रीमेंट कर लीजिए ताकि शांति हो जाए। 12 घंटे में क्या कुछ हुआ है, बीते 12 घंटों का अपडेट आपके लिए जानना जरूरी है। बहुत क्रूशियल इंफॉर्मेशन है दर्शकों। बीते 12 घंटों में क्या हुआ, अगले ग्राफिक्स पर आते हैं। हॉर्मुज से गुजर रहे अमेरिकी तेल के जहाजों पर फायरिंग हुई है और इसकी वजह से वहां पर तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी जो वेसल्स हैं उस पर ईरानी जो कोस्ट गार्ड्स हैं उन्होंने हमले किए हैं। इसके अलावा अमेरिकी जहाजों ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम बंद कर रखा है ताकि उन्हें ट्रैक न किया जा सके, और अमेरिका ने भी रिटेलिएशन किया है। आईआरजीसी ने चेतावनी देने के लिए फायरिंग की है। जी हां, अमेरिकी वेसल्स पर ईरानी गार्ड्स ने यानी रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने फायरिंग की, यह बात ईरान कह रहा है। ईरान ने इस बात को कबूला है कि हां, हमने फायरिंग कराई है। जी हां, इसके अलावा दर्शकों आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी सेना का हमला, अमेरिकी सेना का बंदर अब्बास पर जो अटैक है वो भी बहुत क्रूशियल है। अमेरिकी सेना का बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास बड़ा हमला हुआ है, बड़ा हवाई हमला हुआ है, एयर स्ट्राइक वहां पर की गई है, जिसकी वजह से वहां पर अभी हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत क्योस वहां पर मचा हुआ है। 3 जहाजों को अमेरिकी सेना ने निशाना बनाया और ये वो जहाज थे जो वहां पर माइंस बिछाने की कोशिश समंदर में कर रहे थे, जिसको अमेरिका ने उड़ा दिया। इसके अलावा ईरान की तरफ से भी जवाब आया है। ईरान ने भी अमेरिकी हमले का और उनकी बातों का जवाब दिया है। आईआरजीसी ने एक अमेरिकी सैन्य ठिकाने पर हमला किया है जो कि यूएई में संभवतः है, हालांकि इसके लोकेशन को लेकर अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। जी हां, कुवैत में भी अमेरिकी बेस पर हमले का दावा किया जा रहा है। कुवैत में जो अमेरिकी फौजी अड्डा है वहां पर हमले के बाद ईरान कह रहा है, क्योंकि ईरान ने पहले ही कहा था कि अगर हमारे पर हमला हुआ सबसे पहले अमेरिकी फौजी अड्डों को मारेंगे जो मिडिल ईस्ट में है। जी हां, इसके अलावा 3 बड़े टैंकर हॉर्मुज स्ट्रेट से बाहर निकले हैं। इतने तनाव और फायरिंग के बावजूद कुछ कुछ वेसल्स हैं जो वहां से ट्रैवल कर सही सलामत निकल पा रहे हैं। इसके अलावा 2 सुपर टैंकर और एक एलएनजी टैंकर भारत और चीन की तरफ बढ़े, यानी भारत और चीन के जो वेसल्स हैं उनको भी जाने का रास्ता दिया जा रहा है, वो भी वहां से निकले। खाड़ी क्षेत्र में अभी भी करीब 20,000 नाविक जहाजें फंसी हैं। जरा सोचिए कि पूरी दुनिया की तेल, एलएनजी, एलपीजी और क्रूड सप्लाई 20,000 वहां पर शिप्स हैं, वेसल्स हैं जो वहां पर पानी में 20,000
हजार की तादाद में अटकी हुई हैं। जरा सोचिए कि दुनिया भर में कितना सारा क्रूड रुक गया, कितने सारे एलपीजी एलएनजी रुक गए। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं दर्शकों। 24 घंटे में बहुत सारे घटनाक्रम मिडिल ईस्ट में हुए हैं, वो भी आपके लिए जानना बहुत क्रूशियल है, बहुत जरूरी। बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ दर्शकों? अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए समझौता ड्राफ्ट तैयार किया गया। ईरानी मीडिया डील का दावा भी करे। ईरानी मीडिया कह रही है कि हाँ ड्राफ्ट तैयार हो गया, लेकिन अमेरिका बार बार कह रहा है कोई ड्राफ्ट तैयार नहीं है, कोई बातचीत नहीं हुई। इसके अलावा हॉर्मुज़ स्ट्रेट में शिपिंग बहाल करने का प्रस्ताव समझौते में शामिल किया गया है। ईरानी मीडिया इस बात का दावा करे 24 घंटे में जो ड्राफ्टिंग हुई है उसकी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अमेरिकी सैन्य मौजूदगी घटाने का प्रस्ताव समझौते में है, लेकिन अमेरिका इस चीज के लिए तैयार नहीं। जो ड्राफ्ट ईरान ने तैयार किया है उस ड्राफ्ट के हिसाब से अमेरिका बिल्कुल तैयार नहीं है अपने सैन्य वहां पर सैनिक हटाने के लिए, अपनी नाकेबंदी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से हटाने के लिए। इसके अलावा ईरानी मीडिया की शांति समझौते वाली रिपोर्ट फर्जी और मनगढ़ंत है, ये बात अमेरिका कह रहा है। दोनों देशों के बीच किसी भी तरह का आधिकारिक ड्राफ्ट तैयार नहीं है। अमेरिका की तरफ से बयान आ गए, जैसा कि मैं आपको बता रहा था, अमेरिका साफ साफ कह रहा है कि भी कोई ड्राफ्टिंग नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ये सब फर्जी बातें हैं जो ईरान कर रहा है। इसके अलावा इजरायली हमले भी तेज हुए लेबनान में लगातार। दक्षिण लेबनान में इजराइल के भीषण हवाई हमले में दर्शकों और वहां पर बहुत सारे लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। हमलों में कम से कम 31 लोगों की मौत और 40 से ज्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। लेबनान पर लगातार एयर स्ट्राइक इजराइल कर रहा है। सीज फायर की बात 45 दिनों के लिए हुई थी, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रही कहीं भी। ईरान ने 10 भारतीय नाविकों को रिहा कर दिया है और ये अच्छी खबर है, क्योंकि एक वहां पर वेसल्स डूबा था, जिसके बाद तमाम नाविकों को रेस्क्यू किया था ईरानी आर्मी ने, IRGC ने। इसके अलावा सभी नाविक सुरक्षित जल्द भारत लौटेंगे, ये बात ईरान कह रहा है। ईरान की तरफ से यह दावा किया जा रहा है कि जो भी इंडियन नाविक है उनको वापस भेजा जाएगा। मारा गया हमास कमांडर, ये दावा इजराइल कर रहा है। जी हाँ, इजराइल का हमास के सैन्य शाखा के नए कमांडर मोहम्मद ओदेह पर को मारने का ऐलान किया है और ये देखने वाली बात है कि शायद वो मारा भी गया है अभी, हालांकि इसके लिए औपचारिक पुष्टि होनी बाकी है। अमेरिका के साथ युद्ध खत्म करने के लिए ड्राफ्टिंग की बात करें। चलिए दर्शकों आगे बढ़ते। 24 घंटे में क्या कुछ हुआ आपको हमने बता दिया है। अब वक्त है पैनल के पास जाने का, पैनल से चर्चा करने का कि आखिर यहां पर अब स्थितियां कैसी बन रही है और आने वाले वक्त में क्या कुछ होने वाला है। स्वागत कीजिए एयर कोमोडोर DS सोनी साहब का। बहुत बहुत स्वागत है सोनी साहब, बहुत शुक्रिया जैन सर कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। इसके अलावा मनन द्विवेदी भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार है, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट है। मनन सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सोनी साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। ये अमेरिका ने जो बातें कही थी, अमेरिका बिल्कुल उसके हिसाब से रिटेलिएट कर रहा है। अमेरिका ने कहा था ड्राफ्टिंग कर लीजिए, समझौता कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, एनरिच यूरेनियम वापस दे दीजिए, नहीं देंगे तो हमला होगा, और अमेरिका ने हमला कर दिया। लेकिन अभी भी ईरान कम्युनिकेशन को लेकर, डिप्लोमेसी को लेकर बहुत फेडेड दिखाई दे रहा है और उनको सबसे आसान रास्ता ये दिखाई देता है कि अगर अमेरिका ने इजराइल ने हमला किया है तो आप फौजी अड्डे जो मिडिल ईस्ट में है वहां पर हमले करिए। तो देखिए UAE पर हमला शुरू हो गया है, कुवैत पर हमला शुरू हो गया है। देखिए, जहाँ तक अमेरिका का सवाल है तो अमेरिका ने ये बिल्कुल स्पष्ट करके रखा है कि जो ईरान है उनको अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है उसको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह के रखा है कि जो हार्मुज है वहाँ से ईरान को जो ब्लॉकेड है वो बिल्कुल उठाना पड़ेगा, इन द सेंस दैट जो शिपिंग है उनको वहाँ से फ्री पैसे मिलना चाहिए। तो ये जो कंडीशंस हैं अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट करके रखी हैं। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान ये दोनों शर्तें जो हैं उनके लिए इनको एक्सेप्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है ईरान ने कह के रखा है कि वो जो है वो अपनी पीस जो उनके प्रोग्राम्स हैं उनके लिए यूज़ कर रहा है, कोई वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे हैं। जहाँ तक हॉर्मुज का सवाल है तो ईरान ने ये कह रखा है कि जितने भी बाकी कंट्रीज के जहाज़ हैं वो वहाँ से जा सकते हैं, सिर्फ अमेरिका, इसराइल और उनके जो एलाइज हैं उनके जहाज़ों को छोड़ के। ईरान ने यह भी कह दिया है कि वो यहाँ पे टोल टैक्स जो है वो लेंगे। तो इसके लिए ईरान ने ओमान से भी बात कर रखी है, क्योंकि हॉर्मुज एक तरफ ईरान है और दूसरी तरफ ओमान है। तो ईरान की डिस्कशंस ओमान के साथ चल रही हैं। और अब देखिए कि US ने ओमान को भी थ्रेटनिंग देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ट्रम्प साहब ने ये कह दिया है कि जो ईरान का ड्राफ्ट है जो वो अभी पेश कर रहे हैं वो उनको बिल्कुल कबूल नहीं है। और वो कह रहे हैं कि ईरान को जो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम है, यूरेनियम जो है, उसको या तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा या उसको हैंडल करना पड़ेगा। साथ ही साथ हॉर्मुज में वो ये कह रहे हैं कि जो जितनी भी कंट्रीज हैं इसकी वर्ल्ड की, उनके लिए यहाँ पे फ्री पैसेज होना चाहिए, जो हमारे अनक्लॉस रूल्स हैं उनके तहत होना चाहिए। तो अभी देखिए, क्योंकि ईरान ने जो अटैक, इसने अमेरिका ने जो अटैक भी किए हैं ईरान के मिलिट्री एसेट्स के ऊपर, वो ये करके किए हैं कि हमने ये डिफेंसिव अटैक्स किए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि शायद ईरान की तरफ से कोई अटैक्स उनके एसेट्स पे हो।
और साथ ही साथ ईरान ने भी जो रिपोर्ट्स आई हैं कि उसमें कुवैत पे कुछ अटैक हुए हैं, जो रिटेलिएटरी अटैक्स हुए हैं ईरान की तरफ। तो अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है इसमें ये कहना बड़ा मुश्किल है कि कोई समझौता हो पाएगा, क्योंकि ईरान जो है वो भी बिल्कुल रिलेंट नहीं कर रहा है। ईरान ने भी अपनी स्थिति बड़ी साफ कर रखी है कि वो इन शर्तों को नहीं मानेंगे। हाँ, ये जरूर अनाउंसमेंट्स आई है ईरान की तरफ से कि कोई ड्राफ्ट उन्होंने रेडी करके रखा है जो उन्होंने जी। अमेरिका को पेश किया है। ऑलराइट सर, मनन सर के पास जा रहा हूं। मनन सर, अभी बहुत क्रूशियल मामला हो गया क्योंकि अमेरिका देखिए अभी भी हमले हो रहे हैं और अमेरिका हमले के साथ साथ बातचीत की पेशकश भी कर रहा है। वो अभी भी कह रहा है बात कर लीजिए, ड्राफ्टिंग कर लीजिए, हमारी बात मान लीजिए, 400 किलोग्राम जो यूरेनियम एनरिच्ड है वो हमें दे दिए। लेकिन सर एक शक ये भी हो रहा है कि ईरान अपना एनरिच्ड यूरेनियम कहीं ना कहीं रशिया या चाइना धीरे से न भेज दे, इस बात का डर भी अमेरिका को लग रहा है और ऐसे वहां पर गुंजाइश भी बन रही है सर। देखिए, मैं यहाँ पर ये कहना चाहूंगा, बड़ा ब्लेटेंटली बोलूंगा कि सबसे बड़ा खतरा ये है, ये हुआ था जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हुआ। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। हाँ। कोल्ड वॉर के इरा का, कोल्ड वॉर के एंड के इरा का, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ तो सबसे बड़ा खतरा ये नहीं था कि वहां पे संप्रभुता किसकी है और जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान ये लोग कहाँ जाएंगे, ये तो अपने आप ये लोग सेटल कर लेते। पर सबसे बड़ा इशू था कि रशिया की जो न्यूक्लियर आर्सेनल है वो कहाँ जाएगा, और कहीं गलती से आतंकवादियों के हाथ में और किसी तरीके से ईरान के हाथ में या किसी और फंडामेंटलिस्ट राष्ट्र के हाथ में अगर सोवियत यूनियन का असला पड़ गया, न्यूक्लियर असला पड़ गया, तो भारत और जो बाकी की डेमोक्रेसीज हैं, मैं यहाँ लिबरल डेमोक्रेसी नहीं कह रहा हूं, जो बाकी की डेमोक्रेसीज हैं वो खतरे में पड़ जाती। उसी तरीके से हम देखेंगे कि अमेरिका की सबसे बड़ी डिमांड ये है, जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बाद, कि यूरेनियम का जो एनरिचमेंट सेंटर्स हैं उनको रोका जाए ईरान में। देखिए, अगर हम पाएंगे, अगर हम वैज्ञानिक दृष्टि को अपनाएं तो हम यहां पर पाएंगे कि अगर अगर 20% यूरेनियम एनरिचमेंट होता है ईरान द्वारा, तो वो पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी में ही जाएगा। अगर 60% तक होता है तो उसका एम्बिट बढ़ेगा, और अगर 90% तक ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट को करने में सफल रहा, फोर्दो में, नतांज में और इस्फहान में, तो फिर वो एक एक्चुअली मिलिट्री यूज कर सकता है और युद्ध के किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की तरह अपनी न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है अमेरिका के लिए या वैश्विक राजनीति के लिए और वैश्विक पीस के लिए। इसीलिए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका के जो राजनयिक हैं, जिनको बार बार सलाह दे रहे हैं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कि हमें कोई जल्दी नहीं है ट्रीटी करने की, अमेरिका को कोई जल्दी नहीं है डील करने की, जैसा कि एंटरप्रेन्योरशिप में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कई वर्षों से बोल रहे हैं। एक बात तो ये हुई। उसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से ईरान ने ब्लॉकेड कर रखा है हॉर्मुज में, वो अंतर्राष्ट्रीय कानून का और विधि का बहुत बड़ा उल्लंघन है। मैं यहां पर ये नहीं कह रहा हूं कि अमेरिका ने सब कुछ सही किया है, पर अंतर्राष्ट्रीय नियमन को, और अगर हम अनक्लॉज को देखें, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सीज को देखें, तो हम यहां पर पाएंगे कि ईरान को कोई राइट नहीं है, कोई राइट नहीं है कि वो पूरी तरीके से हॉर्मुज को डिफंक्ट कर सके और अमेरिकी और वेस्टर्न कंट्रीज के कोलिशन ऑफ विलिंग्स के टैंकर्स को रोक सके। तो ये कुछ बातें हैं जो ट्रंप साहब ने, अब मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हॉर्मुज के अंतर्राष्ट्रीय नियमन के कारकों को अब जाकर प्रेसिडेंट ट्रंप पहली बार ट्रूथ सोशल में कह रहे हैं और पहली बार कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में और अपनी व्हाइट हाउस रिलीजेस में, अपने बैकग्राउंडर्स में। तो मुझे लगता है कि अब जरूरी ये है कि ईरान को किसी तरीके से रोका जाए। और सबसे बड़ी बात है, मैं एक और बात पे थोड़ा दृष्टिपात करना चाहूंगा जी, कि जो अमेरिका का जो आर्सेनल है वो किसी भी तरीके से कमजोर नहीं है। मैं मानता हूं, क्योंकि आधा करीब अमेरिका का आर्सेनल भी खत्म हो चुका है। जहां तक थर्ड मिसाइल्स की बात है, जहां तक PRSMs की बात है,
जहां पर सैम 2 और सैम 3 मिसाइल्स की बात है, पर अमेरिका के पास अभी भी इतना मिसाइल का और अटैकिंग असला है कि वो ईरान को कभी भी चाहे तो पूरी तरीके से फ्लैटन आउट कर सकता है और उसे नेस्तनाबूद कर सकता है। पर अमेरिका और कोएलिशन ऑफ विलिंग के लिए ये बात बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। जो ट्रम्प समझते थे, बिल्कुल पेंटागन भी समझ रहा होगा कि ईरान ने फिर से अपने ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट कर दिया है और एक तरीके से जो उनकी बची हुई मिसाइल साइट्स हैं उसको स्ट्रेंथन और कॉन्क्रीटाइज करना स्टार्ट कर दिया है ईरान ने। तो इन सब बातों के लिए मैं गलत सिद्ध करता हूं प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को और सेंटकॉम की स्ट्रेटेजी को कि उन्होंने युद्ध विराम क्यों किया। मैं ये नहीं कह रहा कि ये कोई सिविलाइजेशनल या धार्मिक कॉन्फ्लिक्ट है अमेरिका और ईरान में, पर मैं ये कहना चाहूंगा कि क्योंकि हमारी भारत की सरकार भी GWAT का अंग है, ग्लोबल वॉर ऑन टेरर का अंग है, तो हमें ये सोचना चाहिए बार बार कि ईरान जिस तरीके से अपने प्रॉक्सी वॉर कर रहा है तो क्या उनको इतना लीवे अमेरिका को देना चाहिए था या नहीं। मैं यही बात कहना चाहूंगा। ठीक है सोनी साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। अभी तैयारियों की बात करें सर, तो जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं और पेंटागन से जुड़ी हुई लिटरेचर्स को अगर आप स्टडी करें तो ये कहा जा रहा था कि अमेरिका ने ये सीज फायर, ये ड्राफ्टिंग, ये बातचीत सिर्फ एक टाइम बाय करने के लिए किया था, क्योंकि अमेरिका को अपने अपने वेपन्स, अपने हथियार रीअसेंबल, रीएलोकेट करने थे, क्योंकि सेकेंड फेज ऑफ वॉर के लिए। तो ये चीज़ अब हो चुकी है। हालांकि पहले ही जैसा अटैक नहीं अभी भी है, अभी भी बहुत स्पेसिफिक अटैक्स हो रहे हैं जहां जहां पे जो खबरें मिल रही हैं, एक फुल वॉर जैसा सिचुएशन अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन इजराइल ने अभी तक अटैक ईरान पर नहीं किया है। क्या स्ट्रैटेजी डिफरेंट है कि वो लेबनान में और गाजा में बिजी रहेंगे और आप अमेरिका यहां पर रहेगा बिजी? अमर जी देखिए, अभी जो प्रेजेंट कंडीशन है इसमें आपने ये सही कहा है कि जो ये टाइम सीज फायर का मिला है, अमेरिका को भी मिला है और ईरान को भी मिला है, तो वो अपने आर्सेनल को हो सकता है उन्होंने भी इसके ऊपर रिविजिट करके उनकी जो प्रोडक्शन है वो भी तेज की होगी। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, अमेरिका ने ये बिल्कुल सिद्ध कर रखा है कि देखिए वो जहाँ तक न्यूक्लियर प्रोग्राम का सवाल है और हरमुज का सवाल है, वो बिल्कुल उसको मानने वाले नहीं है और उन पे अपनी जो कंडीशंस है वो हमेशा से उस पर कायम है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान के पास भी देखिए, जहाँ तक कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो ड्रोन्स और मिसाइल की कैपेबिलिटी अभी उनके पास है। ये अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया है कि उनकी कैपेबिलिटी पूरी तरह से नष्ट नहीं हुई है। तो अभी जो कंडीशंस है, इन कंडीशंस में अमेरिका ने ये कहा है कि अगर ये डायलॉग और डिप्लोमेसी के थ्रू ये कन्फ्लिक्ट बंद नहीं होता है और ईरान उनकी टर्म्स को नहीं मानता है, तो उनके पास एक तरीका है कि वो ईरान के ऊपर अटैक करेंगे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर, ब्रिजेस हैं, उसके ऊपर अटैक करेंगे। और ये कैपेबिलिटी अमेरिका के पास है। लेकिन अभी क्या होता है कि अगर ऐसा कोई अटैक दोबारा से शुरू होता है तो इसका इफेक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है। तो फिलहाल अमेरिका जो है, एक तरफ से वो कह रहे हैं कि अपना समय ले ले, लेकिन ईरान किसी तरीके से नेगोशिएशन टेबल पे आके इनकी जो कंडीशंस हैं उनको एक्सेप्ट करे, वो टाइम को डिफाइन नहीं कर रहे। पर साथ ही साथ जहाँ जहाँ उनको लगता है, देखिए वो अटैक्स भी कर रहे हैं, जैसे अपने जो वर्ड यूज करते हैं सेल्फ डिफेंस के बात करते हैं, तो उन्होंने ईरान के कई मिलिट्री टारगेट्स को दोबारा से अटैक किया है। जहाँ तक ईरान का सवाल है, मुझे ये लगता है कि अगर कोई नतीजा नहीं होता है और ईरान अपनी जो शर्तें हैं उनके ऊपर अड़ा रहता है, तो अमेरिका मेरे को लगता है कि जरूर अंत में आके एक बहुत बड़ा अटैक करेगा। ये नहीं कि मैं कोई कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर अटैक करेगा, लेकिन एक कन्वेंशनल अटैक करके ईरान को वो काफी डिस्ट्रक्शन ईरान के ऊपर करेगा। ऑलराइट सर, मनन से ज़्यादा वक्त मेरे पास बचा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली समझाइए। बार बार ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की भूमिका को लेकर कि कुवैत और कतर जैसे देश भी अब सीज फायर के लिए, पीस टॉक के लिए इनिशिएट कर चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान के जिस तरह से यूफोरिया क्रिएट हुआ, इतना हो हल्ला मचा, पाकिस्तान ने दुनिया भर में ये कहानी गानी शुरू कर दी कि हमने जो पहला सीज फायर फर्स्ट फेज का हुआ वो हमने कराया और ये वॉर हम खत्म करा रहे हैं, पूरी दुनिया के लिए एक गुड मैसेज जाएगा, पाकिस्तान एक बहुत रिस्पॉन्सिबल कंट्री है। लेकिन सर वो कुछ दिखाई नहीं दिया कि पाकिस्तान की बात तो कोई भी नहीं सुन रहा है, ना तो ईरान ना तो अमेरिका। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि पाकिस्तान जिस तरीके से हास्यास्पद और आयरॉनिकल और जिस तरीके से एंटीथेटिकल तरीके से, मैं इंग्लिश की बात कर रहा हूं,
जिस तरीके से नेगोशिएटर बना है, जिस तरीके से मीडिएटर बना है, तो ये बड़े ही आश्चर्यजनक बातचीत है। ये बात शायद मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं एंकर साहब, इस बात को मैं रिटरेट करना चाहूंगा कि लीबिया को, कर्नल गद्दाफी को और अफ्रीका के कुछ राष्ट्रों को कई बार गलती से रोटेशन के सिद्धांत के हिसाब से ह्यूमन राइट्स काउंसिल, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में है, उसका चेयरमैन बना दिया जाता है। अब मेरे जैसे जो अध्यापक हैं, हम लोग जो राजकीय अधिकारियों को और आर्मी ऑफिसर्स को पढ़ाते हैं, हम उसको क्रिटिसाइज तो कर देते हैं, पर कहीं ना कहीं ये वैश्विक नियमन और जिसको अमेरिका और भारत फॉलो करते हैं, नॉर्म सेटिंग, रूल ऑफ लॉ और संविधानवाद, ये बिल्कुल इसके अगेंस्ट मिलिटेट करता है। तो मेरा कहने का मतलब है, देखिए मैं आपके प्रश्न पे ही बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान जो है वो पूरी तरीके से एक फेल्ड राष्ट्र है। ये बात हम लोग बात कर रहे हैं, फैला नहीं रहे हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल हमारा मोटिव नहीं है, पर एक एकेडमिक की तरह, एक साधारण मास्टर की तरह मैं ये बात कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान ने भारत को लगातार 2-3 दशकों से हताहत किया है, कश्मीर में और नॉर्थ ईस्ट में और यूपी में, उत्तर प्रदेश में, तो ये सारी ऐसी बातें हैं कि पाकिस्तान के पास जो नैतिक राइट है, जो मॉरल और एथिकल राइट है मीडिएटर बनने का और एक तरीके से वैश्विक पीस की बात करने का, वो पूरी तरीके से पाकिस्तान से ये राइट छिन जाता है। और जिस तरीके से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, और मेरी शिकायत तो ट्रंप साहब से भी है, मेरी शिकायत अरागची साहब से भी है, जिस तरीके से अमेरिका को पाकिस्तान को एक फ्रंटलाइन स्टेट बनाया जा रहा है नेगोशिएशन का, कूटनीति का और विदेश नीति का और पीस का, शांति का, स्टेबिलिटी का और सॉलिडिटी का, वो बिल्कुल आयरॉनिकल है। और पाकिस्तान किसी भी नैतिक आवरण में अपने आप को एक मीडिएटर या एक पीस लविंग कंट्री के बारे में अगर प्रोपोगेट करता है, तो इसको रोकना भारत का और डेमोक्रेटिक कंट्रीज का, पाकिस्तान एक डेमोक्रेटिक राष्ट्र नहीं है, डेमोक्रेटिक कंट्रीज का मादा लगता है, उनका एम है, उनका ये उनकी ये कंसर्न होनी चाहिए कि पाकिस्तान को कतर, ओमान से अलग रखा जाए, एक एपिक फ्यूरी के पोस्ट एनवायरनमेंट में नेगोशिएशन के लिए या बातचीत के लिए। एक तो बात मैं ये कहूंगा, दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि ईरान और पाकिस्तान में भी बहुत पुराना कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि वो चाहते हैं कि इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कौन बने, और एक रेस रही है कि न्यूक्लियर बॉम्ब पाकिस्तान पहले बनाएगा या ईरान पहले बनाएगा, और यही इक्वेशन सऊदी अरेबिया के साथ रही है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान बिल्कुल सही कैंडिडेट नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने के लिए। बहुत शुक्रिया और पाकिस्तान के साथ आपका भी। और मनन सर, माफी चाहता हूं, वक्त ज्यादा मेरे पास नहीं बचा हुआ है। मनन सर, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। स्टे विद अस।